I'm Going a Journey, written by विलियम हैजलिट। यह निबंध सर्वप्रथम सन 1822 में द न्यू मंथली मैगजीन में प्रकाशित हुआ था। यह टेबल टॉक में पुनः प्रकाशित किया गया था। यह टेबल टॉक में 19वां निबंध था। यह टेबल टॉक के पुनः प्रकाशन के दूसरे खंड में 3वां निबंध था। यह निबंध हैजलिट के उन व्यक्तिगत निबंधों में से एक है जो उसके स्वयं के स्वभाव तथा प्रवृत्तियों को प्रकट करते हैं तथा जिनमें उसके अतीत का वर्णन भी है। इस निबंध में हैजलिट प्रकृति के उत्साही प्रेमी के रूप में भी प्रकट होता है। हैजलिट गुलाब तथा डेजी फूलों के लिए अपने प्रेम के बारे में भी बताता है। निबंध में कुछ रोचक विचार भी हैं। हैजलिट यह विचार व्यक्त करता है कि वातावरण के परिवर्तन के साथ हम अपने विचार तथा दृष्टिकोण भी बदल देते हैं। काफी संख्या में साहित्यिक संकेत हैं जो निबंध को विद्वत्तापूर्ण गुण प्रदान करते हैं। निबंध वास्तविक तथा सहज भावनाओं से भरा हुआ है। तो ये एक विचारपूर्ण निबंध है विलियम हैजलिट का। तो शुरू करते हैं। हैजलिट कहता है कि संसार में सबसे सुखद कार्य यात्रा पर जाना है। हैजलिट यात्रा पर अकेला जाना चाहेगा। अन्य शब्दों में वह अपने साथ एक साथी भी रखना पसंद नहीं करेगा। जब वह यात्रा पर जाता है वह कमरे में संगति का आनंद ले सकता है, लेकिन घर से बाहर वह प्रकृति को अपना साथी पाता है। जब वह प्रकृति की गोद में अकेला होता है तो वह अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस नहीं करता है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही उसके लिए पर्याप्त संगति है। हैजलिट एक ही समय में घूमने तथा बात करने में कोई भाव नहीं देख सकता है। जब वह देहात में होता है तो वह आराम, संतोष तथा यहाँ तक कि सुस्ती की भावना रखता है। जब हैजलिट देहात से यात्रा करने के लिए कस्बा छोड़ता है तो वह कस्बे तथा उससे संबंधित सभी बातों को भूलना चाहता है। वह एकांत की खातिर एकांत पसंद करता है। यात्रा का सार पूर्ण स्वतंत्रता है। देहात में यात्रा करते समय हैजलिट वही सोचना, महसूस करना तथा कार्य करना पसंद करेगा जिससे उसको आनंद मिलेगा। यात्रा पर जाने का उसका मुख्य उद्देश्य सभी बाधाओं तथा असुविधाओं से मुक्त होना है। वह सभी प्रकार के बिना महत्व के मामलों पर चिंतन करने के लिए कुछ समय चाहता है। हैजलिट विनोदप्रियता को बांटने के लिए अपने साथ मित्र नहीं चाहता है, या वह एक ही प्रकार के तथ्यों पर बार बार बात नहीं करना चाहता है। यात्रा के दौरान हैजलिट अपने सिर के ऊपर स्पष्ट नीला गगन, अपने पैरों के नीचे हरी घास, अपने सामने एक घुमावदार सड़क तथा रात्रि भोज से पहले 3 घंटे का भ्रमण चाहता है। इन स्थितियों में यात्रा के दौरान वह हंसेगा, दौड़ेगा, कूदेगा तथा गाएगा। उसका मस्तिष्क उसके अतीत के जीवन तथा अतीत की भूली हुई बातों पर लौट सकता है। देहात में यात्रा करते समय वो वार्तालाप का आनंद पसंद नहीं करेगा। यह यात्रा उसको एक अनोखा सुख देगी तथा इस अवसर पर न तो वह वार्ता और न ही मित्र की आवश्यकता है। वह गुलाब की मधुरता के बारे में उसको संकेत करने के लिए एक साथी के बिना ही एक जंगली गुलाब को पर्याप्त रूप से मधुर पाता है। एक डेजी फूल बिना साथी के उसके हृदय में उछल कूद करेगा। डेजी फूल की तरफ आकर्षित होने का उसके पास एक निश्चित विशेष कारण है, लेकिन वह अन्य लोगों से उस कारण को व्यक्तिगत रखना पसंद करेगा। हैजलिट अधूरे मन की मित्रता नहीं चाहता है। वह या तो एकांत प्रिय बनना चाहता है या मिलनसार। वह तो वस्तुओं को सम्मिलित करने की अपेक्षा एक समय में केवल एक ही कार्य करना उचित समझता है। वह इसे गलत समझता है कि कोई खाना खाने के समय शराब पिए, क्योंकि इसका अर्थ एक ही समय में 2 सुखों को मिश्रित करना है। हैजलिट विश्लेषण संबंधी को प्राथमिकता देने के बजाय यात्रा पर संश्लेषणीय तरीके का पक्ष लेता है। यात्रा पर वह अपनी पसंद की चीजें रखना चाहता है और ऐसा केवल तभी हो सकता है यदि वह अकेला हो। फिर भी हैजलिट यात्रा पर जाने का दूसरा कारण प्रदान करता है। वह इसे साथी की उपस्थिति में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का, अपव्यय या प्रदर्शित करने के दृष्टिकोण का प्रतीक मानता है तथा वह इसे इस संसार में मानव अस्तित्व के रहस्य तथा मानव अनुभव को एक साथी से
स्पष्ट करने को एक कठिन कार्य मानता है। कुछ निश्चित बातें हैं जिन्हें केवल समझे जाने की आवश्यकता है तथा न कि एक साथी को बताया जाने का वर्णन करने की। वास्तव में चार्ल्स लैम्ब जैसा व्यक्ति दोनों कार्य कर सकता है। वह चीजों को समझ भी सकता है तथा उसका वर्णन भी कर सकता है। लैम्ब पर्वतों तथा घाटियों की सुंदरता को स्पष्ट करने के लिए नियमित व्याख्यान दे सकता था, लेकिन हैजलिट के पास वह योग्यता नहीं है तथा वह अपने शब्दों तथा विचारों को सजावटी वस्त्र नहीं पहना सकता है। सामान्य रूप में एक अच्छी और रोचक बात बाहर के दृश्य के आनंद को खराब कर देती है। ऐसी बात को मेज पर वार्ता के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए। इस संबंध में घर के बाहर चार्ल्स लैम्ब के संसार में सबसे खराब संगति थी, क्योंकि वह घर के अंदर सबसे अच्छा साथी था। फिर भी हैजलिट का विचार है कि एक विषय ऐसा है जिस पर यात्रा के दौरान बात करना अच्छा लगता है, और वह यह है कि एक व्यक्ति उस सराय में रात्रि के भोजन में क्या लेगा जहां वह और उसका साथी रात व्यतीत करेंगे। खुली हवा भूख को अत्यधिक बढ़ाकर ऐसी वार्ता में सुधार करती है। जब सड़क का प्रत्येक मील सराय में मिलने वाले भोजन की खुशबू को बढ़ाता है, रात्रि भोजन के समय पहले सराय में पहुंचने के पश्चात हैजलिट सैंडियन चिंतन पर अपना समय व्यतीत करना पसंद करेगा। उसी समय वह रसोई से आवाजें तथा हलचल सुनेगा। ये घंटे चुप्पी तथा चिंतन के लिए पवित्र हैं। इन घंटों को याद में संचित करने की आवश्यकता है, जिससे वे मुस्कुराते विचारों को परोस सकते हैं जो बाद में किसी भी व्यक्ति के जीवन में सामने आएंगे। हैजलिट इन घंटों को फालतू बातों में नष्ट करना पसंद नहीं करेगा। यदि उसे कोई वार्ता करनी होगी तो वह मित्र की अपेक्षा एक अजनबी के साथ वार्ता करना पसंद करेगा। एक अजनबी समय, स्थान तथा वातावरण के अनुसार बात करता है। एक अजनबी सराय फर्नीचर का एक हिस्सा तथा पोशाक है। यदि वह एक क्वैकर है तो यह और भी अच्छा है, क्योंकि हैजलिट को तब उसके प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश नहीं करनी होगी। इसके अतिरिक्त एक अजनबी एक व्यक्ति के मामलों में के बारे में कुछ भी नहीं जानता तथा एक व्यक्ति उसके साथ वार्तालाप के दौरान स्वयं को भूल सकता है, लेकिन एक मित्र सुखद या असुखद बीती घटना को उसे ध्यान दिलाता है और इस तरह उस क्षण का आनंद नष्ट कर देता है। आगे हैजलिट कहता है कि उसने निश्चित रूप से सराय में कुछ बहुत ही सुखद घंटे व्यतीत किए थे। इन अवसरों पर उसने कभी कभी आध्यात्मिक संबंधी समस्याओं को हल करने की कोशिश की। जैसा एक बार उसने एक स्थान पर खोजा कि समानता विचारों की संस्था की दशा नहीं है। दूसरे अवसर पर उसने काफी संख्या में खुदी हुई आकृतियों तथा कलाओं को देखने का आनंद लिया, जिसमें से एक ने उसे एक लड़की का ध्यान दिलाया जो उसको सेवर नदी के पार ले गई थी। एक और अवसर पर उसने कुछ किताबों के पन्ने उलटने का आनंद लिया था। उनमें से एक में पॉल तथा वर्जीनिया की कहानी थी। उसका जन्मदिन था और उसने प्रथम बार इस आनंददायक स्थल का भ्रमण किया था। मार्ग में उसने पत्थरों के बिस्तर पर कोलाहल करती हुई बहती डी नदी को टकटकी लगाकर देखा था। उसने अपने भ्रमण का आनंद लिया था, जिसके दौरान उसने कॉलरिज द्वारा रचित कविता की कुछ पंक्तियों को गाया था। इस अवसर पर उसके अन्य सुहावने अनुभवों के अतिरिक्त हैजलिट ने एक स्वर्गीय दृश्य भी देखा था, जो निम्नलिखित 4 शब्दों से मिला था: स्वतंत्रता, विशिष्टता, प्रेम, गुण। लेकिन बाद में वे स्वर्गीय शब्द सामान्य दिन के प्रकाश में मध्यम पड़ गए थे। बाद में उसी वर्ष के दौरान वह कॉलरिज से मिलने गया। समय व्यतीत होने के साथ चीजें बदल चुकी थी तथा हैजलिट स्वयं भी बदल चुका था। फिर भी अपने विचारों में हैजलिट अभी भी कभी कभी जंगल से बहती हुई डी नदी की तरफ आनंद के साथ लौटता है तथा अपनी युवावस्था के उन दिनों को याद करता है। यह नदी हैजलिट के लिए हमेशा स्वर्ग की नदी रहेगी, जिससे वह स्वतंत्र रूप से जीवन रूपी जल पी सकता है। एक यात्रा पर हम कल्पना की दूरदृष्टिता को देख सकते हैं, क्योंकि हमारे विचार, भावनाएं तथा मत स्थान के साथ बदल जाते हैं। हम एक समय में केवल एक ही चीज के बारे में सोच सकते हैं। हैजलिट कहता है कि एक निर्जन प्रदेश से यात्रा करने में वह किसी उपजाऊ क्षेत्र का विचार निर्मित नहीं कर सकता है।
निर्जन प्रदेश के यात्रा करने में वह महसूस करता है कि सारा संसार निर्जन हो गया है। देहात में कोई भी व्यक्ति कस्बे को भूल जाता है और कस्बे में कोई भी व्यक्ति देहात से घृणा करता है। संसार का वह सब भाग जो एक व्यक्ति अपनी आंखों के समक्ष नहीं देखता है, एक खाली स्थान की तरह है। पास की चीजें मनुष्य को जीवन के आकार की लगती हैं, जबकि दूर की चीजें दर्शकों की समझ से आकार में घट जाती हैं। हम यहाँ तक कि स्वयं को अंश में समझते हैं। जब हम किसी स्थान का दोबारा भ्रमण करते हैं तो पुरानी यादें हाल ही के भाव को समाप्त कर देती हैं। हैजलिट खंडहरों, तस्वीरों, बनावटी जलमार्ग इत्यादि के भ्रमण पर साथियों को पसंद करता है, क्योंकि वे वार्तालाप के लिए एक अच्छे विषय हैं। अन्य देशों की यात्रा पर भी एक साथी वरीयता देने योग्य है, क्योंकि वह अंतरालों पर स्वयं को भाषा सुनना पसंद करता है। एक ऐसे साथी के बिना कोई भी व्यक्ति दम घुटा हुआ तथा अकेला महसूस करेगा। यदि इस तरह की भावना तब नहीं उठी जब वह फ्रांस गया था। वहां उसने कलाकृतियों से आनंद प्राप्त किया तथा स्वयं की भाषा सुनने की आवश्यकता महसूस नहीं की। विदेशी स्थानों पर यात्रा का आनंद अस्थायी है, क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के नित्य क्रम का हिस्सा नहीं है और क्योंकि हमारे वास्तविक तथा धारण किए गए चरित्र एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं करते हैं और क्योंकि वह केवल अपने जन्म स्थल पर अच्छा अनुभव करता है, इसलिए वह अपने देश में ही रहना पसंद करता है। अब फ्रांस का यश समाप्त हो गया है। फ्रांस के राजवंशों तथा तुच्छ लोगों के अलावा अब वहाँ कुछ शेष नहीं बचा है। विदेशी देशों में यात्रा करने को रोमांच आनंद देने वाला या सुखद होता है, लेकिन इसका कोई स्थायी महत्व नहीं होता है। तुम विदेश से केवल वही ज्ञान लाते हो जो तुमको पसंद आता है, और इसलिए जॉनसन ने कहा कि यात्रा ने वार्ता का आकर्षण नहीं बढ़ाया। धन्यवाद। यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।